हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 10th का लाइट का जो आपके बचे हुए टॉपिक्स थे, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस, पावर, ईटीसी, ये सब डील करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो ये कह रहा है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया, देन देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रे। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, है ना। मतलब कि अगर लाइट रे किसी मीडियम पर फॉल करती है तो जब वो दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका वो जो ट्रेवल करती है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वहाँ पर लाइट की बेंडिंग हो जाती है। जैसे इस केस में ये एयर है फर्स्ट मीडियम, ये वाटर है दूसरा मीडियम। तो कोई रे ऑफ लाइट जो है वो आ रही है यहाँ पर इस डायरेक्शन में फॉल की, तो जब इससे ये इस मीडियम में जा रही है तो उसका डायरेक्शन होना चाहिए था डॉटेड, ये लेकिन ये डॉटेड है वो होना चाहिए था, लेकिन ये होता नहीं है। और ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, इसका डायरेक्शन ये वाला हो जाता है, जो एरो वाला लाइन है ये वाला हो जाता है। मतलब कि लाइट रे ऑफ लाइट की बेंडिंग हो रही है ना। सो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट की बेंडिंग होती है, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो यही डिफिनीशन है, आप लोग डिफिनीशन नोट कर लीजिए। When a ray of light falls on the boundary separating two media, then there is change in direction of ray. This phenomenon is called refraction, है ना। So bending of light take place in the process of refraction, है ना। हम लोग देखे ही हैं कि रिफ्रैक्शन में लाइट की बेंडिंग होती है। हाँ, पर ये लाइट की बेंडिंग कैसी होती है ना। उस केस में क्या देखे थे हम लोग, क्या देख रहे थे, जो रे ऑफ लाइट थी वो कुछ नॉर्मल की तरफ बेंड कर जा रही थी। तो ऐसा देखा गया, है ना, कि जब लाइट जो है सी ये ऑप्टिकली रेयर होगा, ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, इसको नोट कर लीजिए। और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, सेम इस केस में ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर, है ना। ऐसा देखा गया जब लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में जाती है तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। और ये तो हो गया कब, जब ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में जाती है। तो क्या होगा जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरफ जाएगी, उस केस में क्या होगा कि वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, ये रे ऑफ लाइट है, ये एरो वाला, तो उसको उसे जाना चाहिए था इस डॉटेड लाइट की तरफ, है ना, लेकिन इस तरफ नहीं जाता है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल उसका डायरेक्शन हो जाता है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल उसका डायरेक्शन हो जाता है। इस केस में क्या है, जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो इसका डायरेक्शन, ये तो एरो वाला है ऑप्टिकली रेयर में, डेंसर में उसका डायरेक्शन होना चाहिए था डॉटेड वाला, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और वो उसका डायरेक्शन ये होता है, ये वाला, वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, और ये कौन सा हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्रैक्टेड रे जो है, जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम इस केस में ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, वो जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ नोट कर लीजिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो अब तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, अगर ये एयर है और ये मीडियम 1 है, इस केस में ये एयर है, ये मीडियम 2 है, मतलब ऊपर वाला मीडियम सेम है और नीचे वाला मीडियम डिफरेंट है ना। तो इसमें लाइट रे इंसिडेंट किया गया तो ये नॉर्मल से एंगल बनाएगा,
इस केस में भी लाइट रे इंसिडेंट किया गया और ये नॉर्मल से ये एंगल बनाएगा, तो दोनों केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रखा गया, एंगल आई इजकल टू एंगल आई। इस I1 दे दीजिए, I1 अगर इसको I1 भी देते हैं तो हम लोग कह सकते हैं इफ़ एंगल आई इजकल टू एंगल I1, वो सिर्फ नाम है ना, वो सिर्फ नेम है, एंगल आई इजकल टू एंगल I1। मतलब अगर ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है और ये मीडियम डिफरेंट है, यहाँ पर लाइट रिफ्रैक्ट होगी, है ना, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तो क्या दोनों केस में कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होगा? मतलब कि एंगल आर जो है एंगल R1 के इक्वल होगा? नहीं, ये इक्वल नहीं होगा, है ना, ये इक्वल नहीं होगा। आप करके भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। एंगल आर जो है एंगल R1 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्शन जो है मटेरियल के मीडियम पे डिपेंड कर रहा है ना। मतलब कि अलग अलग मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा, है कि नहीं। तो इसमें यही बताना था कि रिफ्रैक्शन जो है मटेरियल के मीडियम पे डिपेंड करता है। अब आगे देखते हैं। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लाइट की बेंडिंग क्यों होती है ना। तो इसका मेन कॉज है लाइट का स्पीड जो है वो अलग अलग मीडियम में वो अलग अलग होती है ना, जिस कारण से लाइट की बेंडिंग होती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि लाइट जब किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो तो वो नॉर्मल से कुछ एंगल बनाए, है ना। मतलब कि वो नॉर्मल इंसिडेंस नहीं हो, वो नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए इंसिडेंस हो, उसी केस में लाइट की बेंडिंग होगी, है ना। अब इसको डिटेल में और आगे समझते हैं। जैसे लाइट जो है यहाँ पे होगा ऑप्टिकली, यहाँ पर ये बच्चों होगा ऑप्टिकली, यहाँ पर भी ऑप्टिकली, यहाँ पर भी ऑप्टिकली। हाँ, तो लाइट जो है अगर ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट की स्पीड तो इंक्रीज होगी, लेकिन लाइट की बेंडिंग नहीं होगी। सेम यहाँ पर भी अगर लाइट जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाती है तो वहाँ पर भी क्या होगा, लाइट की यहाँ पे लाइट की स्पीड इंक्रीज होगा, मतलब कि लाइट की स्पीड चेंज होगी, लेकिन लाइट की बेंडिंग नहीं होगी, है ना। इस दोनों केस में लाइट की स्पीड चेंज हो रही है लेकिन बेंडिंग नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो लाइट या तो ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आए या ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में आए, इन दोनों केस में लाइट की बेंडिंग नहीं होगी। अब देखते हैं लाइट की स्पीड जो है वो कैसे लाइट को बेंड करती है। तो पहला कंडीशन है, ये सपोज रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो जैसे आप अपने आसपास ही देख सकते हैं कि आपका प्लेन सरफेस हो गया रेयर मीडियम, जहाँ पर कोई भी चीज़ इजली चल सकती है, और ये जैसे घास हो गया, ये ग्रास वाला, वो क्या हो गया, डेंसर मीडियम, है ना। तो अगर ये काट है, दो फ्रंट व्हील है, दो फ्रंट दो बैक व्हील है, तो अगर ये सीधा आती है मतलब कि नॉर्मल इंसिडेंस होती है, तो क्या होगा, अगर वो घास वाले सरफेस पे जाएगी, है ना, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी स्पीड को वो डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन वो सीधा चली जाएगी, है ना। सेम केस यहाँ है कि रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आएगी तो स्पीड तो डिक्रीज कर देगी लेकिन वो सीधा चली जाएगी। और यही जो है इसमें आने के बाद सपोज ये घास वाला सरफेस है आपका, या कंक्रीट वाला सरफेस है जो कि ज़्यादा डेंस है ना, तो अगर ये वापस जाती है तो इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगी, है ना, लेकिन वो सीधा ही जाएगी, उस केस में भी बेंडिंग नहीं होगा। तो सेम चीज़ यहाँ है कि अगर डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आएगी तो वो उसकी स्पीड तो इंक्रीज कर देगी, लेकिन उस केस में भी लाइट की बेंडिंग नहीं होगी। अब चलते हैं दूसरे कंडीशन की ओर कि अगर वो ऑब्लिकली इंसिडेंस होती है, तो सपोज ये आपका डेंसर सरफेस है, तो अगर ये ऑब्लिकली इंसिडेंस होती है तो ये सामने वाला जो ग्रीन व्हील है ना, ये अगर इंटर करती है तो यहाँ पर इसका स्पीड स्लो हो जाएगा, लेकिन इसका स्पीड जो है फास्ट है,
अपने की जो स्पीड से आ रही है वही स्पीड है, तो इसके कंपैरिजन में इसका स्पीड फास्ट है, तो इसको ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर देगी, है ना। तो यहाँ पे बेंडिंग हो गया। सेम जो है लाइट के कॉन्सेप्ट में है, यहाँ पे एक कार था जिसमें 4 व्हील्स थे, यहाँ पे बीम ऑफ लाइट है। तो जब बीम ऑफ लाइट जो आएगी तो वो वाला पार्ट जो पहले इंटर करेगी इस मीडियम में, वो क्या करेगी कि इसको स्लो कर देगी, बीम ऑफ लाइट को स्लो कर देगी, और इधर वाला पार्ट का स्पीड ज़्यादा होगा। तो उस केस में भी क्या होगा कि इसको नॉर्मल की तरफ बेंड कर देगी। तो सेम लॉजिक लगा यहाँ पे, और यहाँ पर लाइट को नॉर्मल की तरफ बेंड कर दे रही है। कब? जब वो ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो अब बचता है हमारा थर्ड केस, क्या कि जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ लाइट की बीम जाएगी तो क्या होगा। इस केस में पहले कार्ट को लेके चलते हैं। ये कार्ट है आपका, ये 2 फ्रंट व्हील्स हैं, 2 रियर व्हील्स हैं। तो आप जैसे देख रहे पिंक वाला व्हील है, अगर ये इस तरह से वो इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ देखिए ये कार्ट, तो ये वाला व्हील जो है वो पहले एंट्री कर देगा इस मीडियम में। तो जैसे ही इस मीडियम में आएगा इसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी और वो उसको टर्न कर देगा। इसकी स्पीड तो इसके कम, यहाँ तक आने में इसकी स्पीड कम रहेगी, यहाँ तक आने में इसकी स्पीड, इस सरफेस तक आने में इसकी स्पीड कम रहेगी इसके कंपैरिजन में, लेकिन इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और स्पीड इंक्रीज होने से इसको टर्न कर देगा, और वो ये जो नॉर्मल है इससे दूर लेता हुआ चला जाएगा। समझ में आ गया? तो सेम कॉन्सेप्ट जो है लाइट के केस में भी होता है कि लाइट की बीम जो है जब वो ऑप्टिकली डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, तो वो वाला पार्ट जो पहले इंटर करती है वो क्या करती है, उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, और जो वो वाला पार्ट जो है जो बाद में इंटर करेगी, जब तक यहाँ तक आएगी, जैसे इस केस में था उसकी स्पीड कम होती है ना। तो जैसे इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी लाइट के केस में भी, तो उसको नॉर्मल से दूर लेते हुए चली जाएगी। सो हम लोग क्या देखें कि लाइट की स्पीड जो है कैसे लाइट की बेंडिंग को इफेक्ट करती है ना। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो पहले आप लोग उसका बेसिक डेफिनेशन नोट कर लीजिए। एज डिफरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम हैव डिफरेंट लाइट स्पीड, सो द एक्सटेंट टू विच द रिफ्रैक्टिव मीडियम चेंजेस द स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है, मतलब अलग अलग होती है। सो रिफ्रैक्टिव मीडियम किस हद तक, या यूँ कहें कितना, लाइट की स्पीड को चेंज करती है, उसी को हम सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और बेसिकली ये जो है कंपेयर करता है स्पीड, लाइट की स्पीड को इंसिडेंट मीडियम में और रिफ्रैक्टिव मीडियम में, है ना। जैसे ये आपका इंसिडेंट मीडियम हो गया, ये आपका रिफ्रैक्टिव मीडियम हो गया, तो इसी के स्पीड को वो कंपेयर करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, है ना। इसको डिटेल में और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होता है। तो देखिए, अगर लाइट की स्पीड c को ले लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और v को ले लीजिए लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम अदर देन एयर या वैक्यूम, है ना। तो जैसे ये आपका, इसको आप ले लीजिए एयर, और इसको ले लीजिए अदर देन एयर या वैक्यूम, कुछ भी, ग्लास हो, वाटर हो, है ना। तो म्यू इज इक्वल टू c/v, ये आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस केस में एक आपका एयर है और एक क्या है आपका, एयर कहें या वैक्यूम कहें, और एक मीडियम कौन सा हो गया, एक मीडियम हो गया आपका कोई भी मीडियम अदर देन एयर या वैक्यूम, या वो ग्लास हो, वाटर हो, या कुछ भी हो सकता है। तो यही आपका हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब जो है आप लोगों का एक डाउट सॉल्व होने वाला है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है। तो सपोज ये आपका मीडियम 1 है जिसमें लाइट की स्पीड v1 है, और ये मीडियम 2 है जिसमें लाइट की स्पीड v2 है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2।
तो इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा इस केस में, म्यू हो जाएगा c/v1 और म्यू1, और म्यू2 क्या हो जाएगा c/v2, जहाँ c क्या है, c आपको है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम दोनों केस में, v1 क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 रिस्पेक्टिवली, और म्यू1 म्यू2 क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो अगर अगर किसी एक मीडियम का किसी दूसरे मीडियम से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो नोट कीजिए, इफ़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिवन मीडियम 7, इस केस में ये वाला है ना जो नोट किए थे इसके नीचे, is greater than absolute refractive index of other medium, say 2, ये वाला medium, then medium 1 is said to be optically denser medium with respect to medium 2, है कि नहीं, जो अभी बताएं वही चीज़। also, तो एक तो हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, है ना, एंड मीडियम 2 विल बी ऑप्टिकली रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो एक डेंसर होगा तो एक रेयर होगा। एक बात और गौर करने वाली बात है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आर रिलेटेड टर्म्स, मतलब कि एक ऑप्टिकली डेंसर होगा तो एक ऑप्टिकली रेयर होगा। अगर म्यू1 जो है म्यू2 से ज़्यादा है और ये अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो म्यू2 क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, है कि नहीं। तो अभी तक हम सब क्या देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, है ना। अब जो है हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दायरा और आगे बढ़ाते हैं। तो सपोज अगर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है और इसमें से कोई भी एयर नहीं है और मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जा रही है ना, तो उस केस में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम 1 के कंपेरेटिवली क्या होगा। तो सबसे पहले उसका प्रेजेंटेशन देखते हैं, उसको कैसे हम लोग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा म्यू मीडियम 2 में गई, है ना, मीडियम 1 से, तो म्यू 2 1, और म्यू 2 बाई म्यू 1 जिसमें लाइट जा रही है और म्यू 1 जहाँ से जा रही है, तो ये म्यू 2 म्यू 1 क्या हो गया, तो म्यू 2 हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ये हो जाएगा c/v2, इस केस में लाइट की स्पीड v2 है और c हो गया लाइट की स्पीड एयर में, और म्यू1 क्या हो जाएगा c/v1, c क्या हो गया, c आपका लाइट की स्पीड एयर में, और v1 क्या हो जाएगा लाइट की स्पीड इस मीडियम 1 में। तो यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखेंगे तो v2/v1, मतलब कि इनके स्पीड का इन्वर्स आ गया, है ना, मतलब कि इनके स्पीड का इन्वर्स आ गया। तो म्यू2/म्यू1 क्या हो जाएगा कि लाइट की स्पीड जो है जो इंसिडेंट मीडियम में होगी और जो रिफ्रैक्टिव मीडियम में होगी उनका रेशियो, है ना, मतलब कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, वो क्या हो जाएगी, विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, दैट इज v1/v2, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो अब तक हम लोग क्या देखें, अब तक हम लोग देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक डिफिनीशन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद देखें ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, फिर देखें ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब देखते हैं अगर ये दो मीडियम हैं और लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रही है तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के कंपेरिजन में क्या होगा। तो सबसे पहले उसका देखते हैं प्रेजेंटेशन, उसको लिख सकते हैं μ2 1, जिस मीडियम में जा रही है वहाँ आप उसको नीचे लिखेंगे यहाँ, और जिस मीडियम से जा रही है उसको लिखेंगे इस तरफ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मीडियम 2 में गई मीडियम 1 से, तो यहाँ देखिए μ2 क्या है, μ2 इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो उसे कैसे लिख सकते हैं, c/v2, इस केस में लाइट ये एयर है ये मीडियम 2 है, तो ये हो जाएगा c/v2, जहाँ c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v2 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब μ1 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, है ना, तो ये क्या है,
ये क्या हो जाएगा c/v1। c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v1 क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। तो ये क्या आ गया v1/v2, मतलब कि उल्टा आ गया, है ना। ये रेशियो है रिफ्रैक्टिव, ये रेशियो क्या है μ2/μ1, ये है रिफ्रैक्टिव मीडियम और इंसिडेंट मीडियम का रेशियो। और ये क्या आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव मीडियम। तो μ21 क्या आ गया μ2/μ1 इजकल टू v1/v2, है ना। तो इसमें लाइट की स्पीड क्या है, इसकी लाइट की स्पीड क्या है, उसका रेशियो, है ना। ये क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो μ21 है उसको n21 भी लिखा जा सकता है। जिस मीडियम में जाती है, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है उसको पहले, और जिस मीडियम से जाती है मतलब इंसिडेंट मीडियम को पहले, तो वो क्या हो जाएगा n2 जिस मीडियम में गई बाई n1 जिस मीडियम से जाएगी, मतलब ये क्या हो गया रिफ्रैक्टिव मीडियम और ये क्या हो गया आपको इंसिडेंट मीडियम। इन दोनों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो विल बी इक्वल टू v1/v2, है ना। मतलब कि उसके स्पीड उसका उल्टा हो जा रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। हाँ, अब देखते हैं हम सब स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, इसके दो लॉ हैं। पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हम सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी देख चुके हैं और आप लोगों को पता भी है। अब दूसरा क्या है इसे समझते हैं। अगर दो मीडियम है तो एक मीडियम आपका इंसिडेंट मीडियम होगा, एक आपका रिफ्रैक्टिव मीडियम होगा। मतलब कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो वहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो स्नेल्स लॉ जो है वही एक रिलेशन बताता है कि साइन आई बाई साइन आर विल बी कांस्टेंट, है ना। मतलब कि इंसिडेंस मीडियम का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और रिफ्रैक्टिव मीडियम का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उन दोनों का रिलेशन बताता है क्या कि साइन आई बाई साइन आर विल बी कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, वो कांस्टेंट होगा इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जो μ21 है ना। जैसे ये देखिए ये आपका मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो लाइट आ रही है, लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद लाइट में बेंडिंग हुई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो साइन आई बाई साइन आर विल बी कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, ये कांस्टेंट इक्वल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं μ21 से। ये हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखिए साइन आई बाई साइन आर क्या हो गया μ21, तो μ2/μ1, तो μ2 क्या हो जाएगा c/v2, c/v1। ये क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो c कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये c कैंसिल हो जाएगा और ये c कैंसिल हो जाएगा। तो साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा v1/v2, या ऐसे भी कह सकते हैं साइन आई बाई साइन आर μ21 इजकल टू v1/v2 इजकल टू μ2/μ1, जहाँ v1 v2 क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, एंड μ1 और μ2 क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2 रिस्पेक्टिवली। आई होप अब तक आप लोग के बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट केस डिस्कस करेंगे। लाइट रे अगर एयर से किस मीडियम में जाती है और फिर वो एयर में निकलती है तो क्या होगा, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होगा, इसका प्रूफ देखेंगे। तो देखिए ये ग्लास स्लैब है, ये इसका सरफेस है ABCD। तो लाइट रे आई एयर से इस ग्लास स्लैब में, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस मीडियम में जाने के बाद वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद ये लाइट रे इस तरफ बेंड करके आएगी, इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट, है ना, जैसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ बेंड कर गई। उसके बाद ये इसका नॉर्मल हो गया। उसके बाद इसके लिए ये क्या हो जाएगा इसका इंसिडेंट रे, है ना। यहाँ पे
अगर सी डी से बाहर निकल रही है सरफेस सी डी से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंसिडेंट रे इस सरफेस के लिए, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल I1, और ये जो बाहर निकलेगी रे ऑफ लाइट, तो ये तो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये जो तो इसी को क्या बोलेंगे हम सब, इमरजेंट रे, है ना, इसी को क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे। जो लाइट रे लास्ट में बाहर निकलेगी उसी को क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे। तो जो इमरजेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाएगी उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये जो इमरजेंट रे है ना, ये इमरजेंट रे है, और ये जो लाइट रे सीधे अगर आती, अगर कोई सरफेस नहीं होता, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ देखिए एंगल R जो है एंगल I1 के इक्वल होगा, क्यों, ये दोनों पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, एंगल R एंगल I1 के इक्वल, इसको आप A बोलिए। अब हम लोग स्नेल्स लॉ से क्या जानते हैं, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, है ना, μ2 बाई μ1। तो हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन μ2 साइन R इज इक्वल टू μ1 साइन I, इसको 1 दे दीजिए। अब सरफेस CD के लिए, तो साइन I1 बाई साइन E इज इक्वल टू μ1 बाई μ2, है ना, μ1 बाई μ2। और हम लोग क्या जानते हैं, फ्रॉम ए एंगल R जो है, ये एंगल R इस I1 की इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन R को क्या कह सकते हैं, साइन I1, है ना, साइन R को क्या कह सकते हैं, साइन I1। यहाँ चलिए यहाँ से, तो साइन R बाई साइन E क्या हो जाएगा, μ1 बाई μ2। कैसे, जो साइन I1 है वहाँ पे रख देंगे साइन R, उसके वैल्यू को रख देंगे, फिर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो μ1 साइन E इज इक्वल टू μ2 साइन R, है ना, इसे दे दीजिए थर्ड। तो μ1 साइन E इज इक्वल टू μ2 साइन R एंड μ2 साइन R इज इक्वल टू μ1 साइन E। तो इस केस में μ2 साइन R किसको इक्वल है, μ1 साइन I के, और इस केस में μ2 साइन R किसके इक्वल है, μ1 साइन E के। तो फ्रॉम 1 and 3 μ1 साइन I विल बी इक्वल टू μ1 साइन I1, सॉरी μ1 साइन E, यहाँ हाँ, μ1 साइन E विल बी इक्वल टू μ1 साइन I, है ना, यहाँ पे जैसे कि μ2 साइन R μ1 साइन E के इक्वल है, अब μ2 साइन R μ1 साइन I के इक्वल है। तो यहाँ पे ये वाला देखिए, ये दोनों जो है सेम टर्म है, तो μ1 साइन I जो है μ1 साइन E के इक्वल है, तो μ1 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन E विल बी इक्वल टू साइन I, सो एंगल ऑफ इमरजेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। प्रूफ हो गया, है ना। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट के रिफ्रैक्शन का इफेक्ट। ऐसे तो 5-6 इफेक्ट है जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, दो हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। पहला क्या है, ए पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। नेक्स्ट कौन सा है, ए स्टिक पार्टली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, अगर कोई ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें अगर कोई पेन या पेंसिल रखा हुआ है तो हमें वो टूटा हुआ नज़र आता है, या यूँ कहें वो बेंट नज़र आता है, इसको आप समझते हैं। तो ये हमारा स्टिक है, ABO स्टिक है, ये वाटर है। तो O से 2 रे ऑफ लाइट निकली, एक यूँ गई, एक यूँ गई, यहाँ जाने के बाद ये दोनों अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, है ना। तो अगर इसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड तो वो I परमिट करेगी, मतलब कि जो O पोजीशन है ना, वो कहाँ, वो I परमिट करी, मतलब कि ये वर्चुअल पोजीशन हो गया किसका, O का। तो जिस तरह से ये O के लिए एप्लीकेबल है, उसी तरीके से ये जितने ये जो पार्ट है BO वो सब के लिए एप्लीकेबल होगा। तो OB जो एक्चुअल स्टिक है, इसका वर्चुअल इमेज बन जाएगा IB, है ना। तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, हमें IB ही दिखाई पड़ेगा। तो ऊपर से हमें AB दिखाई पड़ेगा और उसका वर्चुअल इमेज BI।
तो वो हमें टूटा हुआ या मुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? चलिए दूसरा देखते हैं। ये सपोज आई है, आई ये पूल ऑफ वाटर है, तो सेम लॉजिक है। तो ये पॉइंट ओ है, ओ से दो रे ऑफ लाइट गई है ना, यहाँ जाने के बाद अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई तो उसके बाद जो है जब इसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवार्ड तो वो आई पर मीट करेंगे, है ना। तो ओ का जो ओ एक्चुअल पोजीशन है उसका वर्चुअल उसका वर्चुअल मीटिंग कहाँ पे हुआ? आई पे। मतलब ओ जो एक्चुअल पोजीशन है इसका एक वर्चुअल इमेज कहाँ बन गया? आई पे। आई क्या हो गया? वर्चुअल इमेज ऑफ पोजीशन, वर्चुअल इमेज ऑफ पोजीशन ओ। तो जैसे ओ का कहाँ बना? आई पे। तो ये जितने पॉइंट है सारे के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना, ये सारे के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ए बी जो है जो ओरिजिनल ये डेप्थ है वो हमें कहाँ दिखाई पड़ेगा? वो ए डैश बी डैश, मतलब कि हमें अपरेंट डेप्थ दिखाई पड़ेगा। ओरिजिनल डेप्थ है हो जाएगा यहाँ तक और ये हो जाएगा अपरेंट डेप्थ। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन एक्चुअल, मतलब कि ओरिजिनल डेप्थ ये है और हमें दिखाई क्या पड़ेगा? ये वाला, ये अपरेंट डेप्थ है, यही हमें दिखाई पड़ेगा। तो ये दोनों जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इफेक्ट हुए। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे लेंस। तो पहले इसका डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ विच एटलीस्ट वन इज स्फेरिकल या कर्व इज नोन एज लेंस। मतलब कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो तरफ से बाउंडेड हो और जिसमें से कम एक तरफ जो है स्फेरिकल हो। जैसे ये भी क्या हो जाएगा? लेंस। ये भी क्या हो जाएगा? लेंस, है ना। मतलब एक तरफ जो है स्फेरिकल हो कम से कम तो उसको क्या बोलेंगे? लेंस। बेसिकली हम लोगों को इसमें अभी इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उसको देखते हैं। तो ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? थिकर एट द मिडिल, बीच में मोटा। इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लाइट रे आती है वो कन्वर्ज करती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस। ये क्या है? थिकर एट द एज पर वो थिक है। इसको डबल कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट इसमें डाइवर्ज होती है। तो इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? लाइट आई इस तरीके से देखिए और लाइट यह कन्वर्ज कर रही है, इसलिए इसको जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इस केस में क्या हो रहा है? लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट, यहाँ जाने के बाद लाइट डाइवर्ज कर जा रही है और प्रोड्यूस बैकवर्ड करते हैं तो पीछे पीछे मिलती हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर लाइट डाइवर्ज हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, तो अब तक हम लोग 3-4 टर्म देखें। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो शुरू शुरू में तो ठीक है, लेकिन बच्चे बाद में कंफ्यूज कर जाते हैं। उनके दिमाग से निकल जाता है कि किसको हम लोग कॉनकेव बोलेंगे, किसको कॉन्वेक्स बोलेंगे, वो मिक्स कर देते हैं। तो एक ट्रिक है, तो इससे आप लोग समझेंगे। तो हम लोग क्या देखे थे कॉनकेव मिरर में? केव में हम लोग अंदर अंदर की तरफ जाते हैं, इंसिडेंट होते हैं, तो वो क्या होता है? केव, कॉनकेव, है ना। उसी तरीके से इसको हम लोग माइंड में सेट करते हैं। तो जब भी हम लोग किसी केव की तरफ जाते हैं, सपोज ये लाइन का केव है, तो हम लोग अंदर नहीं जाते हैं, हम लोग दूर भागते हैं, डाइवर्ज होते हैं, है ना। हम लोग ये उसी तरीके से इस केस में भी हम लोग इसको ऐसे याद करेंगे कि हम लोग जा रहे हैं लाइन के केव की तरफ और हम लोग दूर भाग रहे हैं, है ना। तो लाइट रे भी दूर भाग रही है, वो डाइवर्ज कर रही है। तो लाइट रे कहाँ डाइवर्ज कर रही है? केव के पास। तो जिस तरह से हम लोग कॉनकेव मिरर याद किए हैं, उसी तरीके से हम लोग क्या कॉनकेव लेंस याद करेंगे, है ना। तो हम लोग डाइवर्ज कहाँ करते हैं? केव के पास, है ना। तो जहाँ डाइवर्जिंग होगा वो क्या हो जाएगा? कॉनकेव। तो इस लेंस से डाइवर्जिंग तो याद रहेगा ही, है ना। तो जहाँ लाइट रे डाइवर्ज करेगी तो वो क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस। अब हम लोग लेंस का
आगे के पार्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जैसे ये आपका कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉनकेव लेंस। तो कोई भी लेंस हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, उनके दो स्फेरिकल सरफेस हुए। इस केस में देखिए, इस केस में देखिए, तो जो स्फेरिकल सरफेस हुए उनका उसका जो सेंटर हुआ उसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। इस केस में C1 C2 हो गया, इस केस में C1 C2 हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखते हैं हम सब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई भी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हो उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में C1 C2 क्या हो गया, द लाइन ज्वाइनिंग C1 C2 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर क्या हो गया, क्या होगा, द सेंट्रल पॉइंट O ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, है ना। ये जो O है इसको क्या बोलेंगे हम सब, ऑप्टिकल सेंटर। मिरर के केस में पोल था, लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर। तो तीन चीज देख लिए, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखेंगे फोकस क्या होता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। अगर सेवरल पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है, मीन्स की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो एक पॉइंट पर जा करके वो मीट करेंगी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम सब, फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। और एक कॉन्वेक्स लेंस में दो फोकस होगा, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। सेम देखें कॉनकेव लेंस के केस में, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, इसके पैरेलल सेवरल पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, यहाँ से लाइट डाइवर्स कर जाती हैं। अगर इसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड तो एक पॉइंट पर जाके मीट करेंगी, उसी को क्या बोलेंगे हम सब, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। और एक कॉनकेव लेंस के केस में भी दो फोकस होगा, F1 एंड F2। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो इस केस में F2 क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। इस केस में F1 क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। अब है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस किस रूल के तहत वो इमेज फॉर्म करता है। तो पहला रूल क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से क्रॉस करेगी, है ना। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो सीधा निकल जाएगी, उसमें कुछ भी डेविएशन नहीं होगा। ये हमारा दूसरा रूल हुआ। तीसरा रूल क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आएगी, है, फोकस से आएगी, तो वो कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तो ये 3 रूल्स हैं कॉन्वेक्स लेंस के। अब है रूल्स फॉर ड्राइंग इमेज फाउंड बाय कॉनकेव लेंस। ये इमेजेस होगा, मतलब कि कॉनकेव लेंस किस रूल्स के तहत वो इमेज फॉर्म करता है। तो ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो डाइवर्ज कर जाएगी, तो वो ऐसा लगेगा, जब इसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड तो वो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही हैं, है ना। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल कौन सा है, सेम, ये कॉनकेव लेंस हो गया। अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही हैं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट रे सीधा निकल जाएगी, कुछ भी डेविएशन नहीं होगा। तीसरा क्या है कि अगर कोई लाइट रे जो है अगर फोकस की तरफ आ रही है ना, जैसे इस केस में ये फोकस की तरफ आ रही है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, है ना। जैसे ये लाइट रे जो है, ये अगर ये लेंस नहीं होता तो वो सीधे इधर आती, है ना। तो अगर ये फोकस की तरफ आ रही है
तो कॉन्केव लेंस में रिफ्लेक्शन के बाद वो सीधा निकल जाएगी, मतलब कि दैट रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारे ये 3 रूल्स हो गए किसके, कॉन्केव लेंस के। तो अभी हम लोग क्या देखें कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कौन से रूल्स फॉलो करते हुए वो इमेज बनाएंगी। तो इसमें से मिनिमम हम लोगों को 2 रूल चाहिए होंगी, है ना। 2 रे को हम लोग कंसिडर करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉन्केव लेंस। ये पोजीशन हो गया F2, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, इसको ट्वाइस F2 भी कहेंगे। उसी तरीके से F1 और ये ट्वाइस F1 या C1। सेम कॉन्केव लेंस के केस में ये आपका F2, ये ट्वाइस F2 या C2, ये F1 या ट्वाइस F1 और C1, ये वाला पोजीशन। अब आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो पहला पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर F2 ट्वाइस F2 F1 ट्वाइस F1। तो ए से एक रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से क्रॉस करेगी। दूसरा लेते हैं हम सब, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, बिना डेविएशन के वो चली जाएगी। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ मीट की, वो दोनों रे ऑफ लाइट जो है F2 और ट्वाइस F2 के बीच में मीट की, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। तो इमेज कहाँ बना, इमेज बना बिटवीन F2 एंड ट्वाइस F2, है ना। और इमेज का रियली इमिट की है, हाँ इमेज रियली इमिट की है यहाँ पे। और इमेज का इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इमेज उल्टा है तो इन्वर्टेड, ऐसे भी रियल है तो इन्वर्टेड। और इसका साइज क्या होगा, साइज देखिए छोटा आ रहा है। आप स्केल और पेंसिल से बनाएंगे तो आपको एकदम एक्यूरेट वो छोटा आएगा, तो साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिस्ड, है ना। तो एक पोजीशन हो गया। अब देखते हैं दूसरा पोजीशन, कहाँ, जब ऑब्जेक्ट जो है ट्वाइस F1 पे होगा। तो ए भी ऑब्जेक्ट है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर। तो ए से एक रे ऑफ लाइट निकली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, पास कर रही है। दूसरी रे ऑफ लाइट जो है हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो वो सीधा चले जाएगी बिना डेविएशन के। तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ मीट करेंगी, ये ट्वाइस F2 पर मीट करेंगी, मीट कर रही हैं। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, एट ट्वाइस F2। इमेज क्या रियली इमिट कर रही हैं, हाँ ये रियली इमिट कर रही हैं। और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ऐसे भी ये उल्टा बन रहा है इमेज तो इन्वर्टेड। और साइज क्या, साइज सेम साइज या इक्वल साइज, है ना। अब चलते हैं आगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ट्वाइस F1। मतलब F1 और ट्वाइस F1 और ट्वाइस F1 के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, उसका नेचर क्या होगा वो देखते हैं। तो ए भी ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो पहला रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास करेगी, तो फोकस से पास करा दिए, ये एरो मस्ट है। दूसरी रे ऑफ लाइट निकली, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना, कोई भी कुछ भी डेविएशन नहीं आएगा। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ मीट करेंगी, वो दोनों रे ऑफ लाइट जो है बियॉन्ड 2F2 मीट कर रही हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। क्या ये रे ऑफ लाइट रियली इमिट कर रही हैं, हाँ ये रे ऑफ लाइट रियली इमिट कर रही हैं। क्या इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, उल्टा है तो इन्वर्टेड है, ऐसे भी जहाँ जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा। साइज क्या है, साइज इससे बड़ा है ना। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है, इमेज का साइज उससे बड़ा है तो साइज इनलार्ज्ड। अब चलते हैं अगले पोजीशन की तरफ, कहा ऑब्जेक्ट एट F1। मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर F1 पे होगा तो क्या होगा, तो एक रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास करेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो बिना डेविएशन के चली जाएगी। तो क्या ये रे ऑफ लाइट मीट कर रही है, क्या नहीं, ये रे ऑफ लाइट मीट नहीं कर रही है, या यूँ कहें कि इन्फिनिटी पर मीट कर रही है। साइज हो जाएगा हाईली इनलार्ज। अब देखिए ये तो उल्टा ही इमेज बनेगा, जस्ट इससे पहले का पोजीशन सोचिए, ये तो उल्टा ही इमेज बनेगा। तो इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा। अब देखते हैं अगला पोजीशन का, कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन F1 और O के बीच में हो, मतलब कि F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ए भी ऑब्जेक्ट हो गया,
ये रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से क्रॉस करेगी। फिर एक रे ऑफ लाइट जो है उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ भी डेविएशन नहीं होगा, तो ये कहीं पर ही वो मीट नहीं कर रही हैं और एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन यही जब इसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड, है ना, तो ये यहाँ पर जाके वो मीट करेंगी, है ना। तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है सेम साइड ऑन दी ऑब्जेक्ट, माने लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रहा है ना। आ, जो रे ऑफ लाइट क्या वो रियली इमिट कर रही है? नहीं, वो रियली इमिट नहीं कर रही हैं, वो मीट करवाएं जा रही हैं, तो वो वर्चुअल इमेज हो जाएगा। इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा? तो वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगा ही, लेकिन यहाँ ऐसे भी देखिए ये इसका इमेज का जो है वो सीधा खड़ा बन रहा है। जो ऊपर का पॉइंट ऊपर और नीचे का पॉइंट नीचे, तो वो सीधा खड़ा बन रहा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या होगा? साइज देखिए ए बी के कंपेरिजन में इस जो इमेज है ए डैश बी डैश, उसका साइज क्या है? उसका साइज बड़ा है, इन लार्ज साइज है। अब नेक्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा? हाँ, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है लाइन, है ना, ये वाली। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट कर रही है? वो फोकस पे मीट कर रही है, F2 पे। क्या ये रियली मीट कर रही है? हाँ, ये रियली मीट कर रही है। और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। और साइज क्या है? पॉइंट साइज। तो इमेज के बारे में क्या जाने, इमेज कैसा बनेगा? इमेज विल फॉर्म एट F2 रियल एंड इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज्ड। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। तो ये आपका क्या हो गया? कॉनकेव लेंस। तो इसमें सिर्फ दो पोजीशन है, एक पोजीशन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और एक पोजीशन है ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। तो पहला पोजीशन डील करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, यहाँ से डाइवर्ज कर जाएगी, तो जब उसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड तो F1 पर मीट करेगी, है ना। तो कैसा, तो इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है फोकस F1 पे। साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। और ये रेज क्या रियली मीट कर रही है? नहीं, रेज को हम लोग मीट करवा रहे हैं पीछे प्रोड्यूस बैकवर्ड करके, तो वर्चुअल। अब वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। तो ये एक पोजीशन हो गया क्या? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो। अब देखते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी हो, कहीं भी, है ना, उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए ये आपका क्या हो गया? कॉनकेव लेंस। कहीं पर भी ले लीजिए, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी, है ना। तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट ए बी हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया कॉनकेव लेंस का। F1 ट्वाइस F1, ये F2, ये ट्वाइस F2। तो एक रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, यहाँ से डाइवर्स कर जा रही है ना, तो उसको डाइवर्स करा देंगे। दूसरी रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। तो ये रे ऑफ लाइट नहीं मिल रही है तो इसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड। तो ये कहाँ पर मीट कर रही हैं? ये आप देखिएगा जब इसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड तो ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1 के बीच में मीट कर रही है ना। तो ये कहाँ इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। साइज क्या है? देखिए इसके कंपैरिजन में साइज छोटा है तो डिमिनिश्ड। क्या ये रेज रियली मीट कर रही है? नहीं, ये रेज को हम लोग मीट करवा रहे हैं, है ना। तो वर्चुअल, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा? तो जिस तरह से मिरर का होता है सेम उसी तरीके से इसका होगा। इस केस में क्या होगा? उस केस में पोल हमारा ओरिजिन था, इस केस में ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन होगा। इस केस में ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन होगा। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट फॉर कॉनकेव लेंस इज निगेटिव। मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेंगे और कॉनकेव लेंस का निगेटिव लेंगे। इसको ध्यान कैसे रखेंगे? तो देखिए अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये
रे ऑफ लाइट आ रही हैं तो इधर वो कन्वर्ज कर रही हैं, है ना। तो क्या देखे थे हम सब कि हाँ, हम सब देखे थे ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर के राइट में पॉजिटिव होता है, तो इसका फोकल लेंथ राइट में पॉजिटिव, राइट में पॉजिटिव, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, है ना। तो द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव आ गया तो कॉन्केव लेंस का निगेटिव होगा। एक आप समझिए, दूसरा उसका उल्टा, है ना। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट फॉर कॉन्केव लेंस इज निगेटिव, है ना। और उस तरह का चीज और भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो लेंस फार्मूला, तो ये क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। ये आपका हो गया लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। तो देखिए लेंस LENS, तो इसमें आपका वर्ड आ गया S मतलब सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब निगेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन। तो 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। S मतलब सब्ट्रैक्ट, और यही सब्ट्रैक्ट हो रहा है कहाँ, यही सब्ट्रैक्ट आपका इसके बीच में हो रहा है। तो 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन काफ़ी डिटेल में हम मिरर में समझा चुके हैं, है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन लेंस के केस में इट विल बी हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या that will be equal to object image distance by object distance. Magnification will be height of the image by height of the object, that will be equal to image distance by object distance, and hi by ho is equal to v by u। तो यहाँ देखिए जो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है, तो u क्या हो गया, u आपका हो गया क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। उसके बाद क्या है, v क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, v क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, और u क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या हो गया, f हो गया आपका फोकल लेंथ, f क्या हो गया, फोकल लेंथ। अब चलिए, अब hi क्या होगा, hi क्या हो जाएगा, hi हो गया हाइट या साइज ऑफ द इमेज, hi क्या हो गया, हाइट या साइज ऑफ द इमेज, है ना। अब एक बच गया ho क्या हो जाएगा, इसका कलर देख लेते हैं। ho क्या हो जाएगा, हाइट या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट का साइज या उसका हाइट, है ना। ये जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। मिरर का तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट ले चुके थे कि कैसे इसका यूज करते हैं, है ना। और भी देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा इसको इरेज कर दे रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये कलर है तो थोड़ा सेम कलर हो जा रहा था, ये यू, है ना, सीधे लिखते हैं और क्या। चलिए, ये समझ में आ गया। अब हम लोग पावर ऑफ ए लेंस को समझते हैं। तो पावर ऑफ ए लेंस को समझने के लिए हम लोग दो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं अलग अलग फोकल लेंथ का। तो एक रे ऑफ लाइट आती है ना, वो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से क्रॉस करेगी। सेम इस केस में भी कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से क्रॉस करेगी। अगर यहाँ पे लेंस नहीं होता तो वो रे ऑफ लाइट सीधी चली जाती, सेम इस केस में भी वो सीधे चली जाती। तो ऐसा देखा गया कि जिसका फोकल लेंथ कम है वहाँ पर वो ज़्यादा एंगल से वो बेंड कर रही है, जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा है वो कम एंगल से वो बेंड कर रही है। तो जितना ज़्यादा बेंडिंग होगा, जितना एंगल से बेंडिंग होगा उतना ज़्यादा उसका पावर होगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में, इट इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। क्योंकि कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है, लाइट डाइवर्ज करती है ना, इसलिए हम लोग उसको ऐसे डिफाइन करेंगे। तो हम लोग क्या देखें, जिसका फोकल लेंथ कम, है ना, जिसका फोकल लेंथ कम उसका डेविएशन ज़्यादा, है ना, जिसका फोकल लेंथ कम
उसका डेविएशन ज़्यादा और उसका पावर ज़्यादा। ये हम सब देखें तो क्या देखिए कि फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ जो है पावर पावर से उल्टा रिलेशन बना रहा है ना। मतलब पावर ज़्यादा तो फोकल लेंथ कम, पावर कम तो फोकल लेंथ ज़्यादा। तो हम लोग पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, क्योंकि वो उससे उल्टा रिलेशन बनाता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो फोकल लेंथ होगा वो मीटर में होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा यूनिट होता है। तो P विल बी इक्वल टू 1/f, है ना। तो अगर किसी भी चीज़ का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो हम लोग टर्म यूज करेंगे कि उसका फोकल लेंथ क्या होगा, 0.5 मीटर, क्योंकि उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, है कि नहीं। हाँ, तो हम लोग क्या देखें, पावर इजकल टू 1/f। तो अगर फोकल लेंथ इसका 1 मीटर ले लेंगे तो पावर का भी जो है लेंस के केस में एक ऐसा यूनिट होता है जिसको बोलते हैं डायोप्टर। सो द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। उसका फोकल लेंथ क्या होगा, जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर होगा। इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर होगा उस लेंस का पावर क्या होगा, 1 डायोप्टर। और ये क्या है, ये एसआई यूनिट है। ये क्या है, ये एसआई यूनिट है किसकी, पावर की। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो एक क्वेश्चन है, पावर ऑफ ए लेंस इज 2 +2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर एंड अदर इज -2.5 डायोप्टर, फाइंड द टाइप ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ, है ना। तो हमें पता करना है कि वो किस टाइप का लेंस होगा, है ना। तो हम लोग इसको फोकल लेंथ से पता कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ निगेटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का है या कन्वर्जिंग लेंस का है ना। इस केस में क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और डाइवर्जिंग लेंस का है या कॉन्केव लेंस का है उस लेंस के केस में फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पावर इक्वल टू 1/f, एफ विल बी 1/p। तो पावर 2 है तो ये कितना आ गया, प्लस में 0.50, मतलब कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है। फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है। फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है तो फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ इस लेंस का पॉजिटिव आता है। ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, है ना। ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, या यू कहें कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा केस। एफ विल बी इक्वल टू 1/p। p कितना है, -2.5, है ना। ये निगेटिव साइन जरूरी है। तो ये कितना आ गया, -0.50। तो क्या आ गया, फोकल लेंथ निगेटिव। फोकल लेंथ निगेटिव किसका होता है, फोकल लेंथ निगेटिव कॉनकेव लेंस का है ना। होता है ना जी डाइवर्जिंग लेंस का, तो डाइवर्जिंग लेंस का है या कॉनकेव लेंस का है, बात बराबर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस केस में ये कॉनकेव लेंस होगा, इस केस में कॉनकेव लेंस होगा, और इस केस में ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, है ना। क्लियर हो गया। तो अगर पावर दिया हुआ है और हमें पता करना है टाइप ऑफ लेंस, किस टाइप का लेंस होगा, तो उसका हम लोग निकालेंगे फोकल लेंथ। अगर पॉजिटिव आएगा तो कॉन्वेक्स लेंस और निगेटिव आएगा तो कॉनकेव लेंस, और न्यूमेरिकल वैल्यू तो सीधे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम सब देखेंगे लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लेंसेज। तो बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उनमें लेंसेज जो है वो कांटेक्ट में होते हैं। बस ये बात ध्यान देने वाली बात होती है कि उनका प्रिंसिपल एक्सिस सेम होना चाहिए, है ना। और वो लोग कंबाइंड क्यों होते हैं, वो लोग कंबाइंड इसलिए होते हैं सो दैट उनका मैग्निफिकेशन, मैंने उसके इमेज का मैग्निफिकेशन और शार्पनेस इंक्रीज हो सके, इसलिए वे लोग कंबाइंड होते हैं, वो लोग कांटेक्ट में होते हैं। तो अगर इस तरह से वो कांटेक्ट में रहें तो जो नेट पावर होता है वो सिंपल अलजेब्रिक सम होता है, दैट इज नेट पावर इक्वल टू P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। या यू कहें 1 फोकल लेंथ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। लेकिन ये कैलकुलेट करना आसान होता है, इसलिए हम सब इसको
हमेशा इसका यूज करते हैं। हाँ, तो हमें एक लेंस की आवश्यकता है जिसका पावर होना चाहिए +2.25 डायोप्टर। तो हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास वो लेंस का पावर नहीं हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पावर ऑफ लेंस का प्रॉपर्टी है कि वो सिंपल अलजेब्रिक सम होता है, इसका यूज करेंगे। तो एक ले लेंगे +2 डायोप्टर का और एक ले लेंगे 0.25 डायोप्टर का। तो हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है कि +2.25 डायोप्टर का पावर का लेंस मिले, वो हम लोग का फुलफिल हो जाएगा। तो ये लाइट का सेकेंड वीडियो था। आई होप आप सब इन्जॉय किए होंगे, आप सब सीखे होंगे, और भी आप लोगों के लिए वीडियो हम बना के यूट्यूब पर डालते रहेंगे। ओके।